सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 10 की। इतिहास का अध्याय 10 जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कल्पना करो शीर्षक के अंतर्गत आने वाले इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या है यह प्रश्न? हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आपको याद है, हमने एक शीर्षक पढ़ा था हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से ये जाना था कि जिस तरह से गुप्त वंश के जो शासक थे उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। और ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 वर्ष पहले यानी 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी और उस जीवनी का नाम है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली दी हुई है और उनके राजा बनने तक का इसमें वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री श्वेनसांग का नाम भी हमने पढ़ा है। वो काफ़ी समय के लिए राजा हर्षवर्धन के दरबार में वो रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन भी दिया। दोस्तों, हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर वो आगे बढ़ने की कोशिश करी, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हर्षवर्धन के विषय में आपने इस अध्याय में ज़रूर पढ़ा होगा और अगर वह वीडियो भी आपने देखा है जो इस अध्याय पर हमने बनाया था, जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो देख लिया है तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस अध्याय पर बना हुआ हमारा वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं अपनी कल्पना से और अपनी समझ से दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आओ याद करें इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? सही या गलत हमें बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाक्य, हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। हमने सातकर्णी के बारे में इस अध्याय में दोस्तों पढ़ा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना? आपको जानकारी होगी, वीडियो में हमने देखा था। तो ये जो जानकारी यहाँ पर दी गई है पहले वाक्य के तौर पर, ये सरासर गलत है ना? हरिशेन वह नहीं थे जिन्होंने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। तो ये उत्तर यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या दिया हुआ है? यानी वाक्य 2, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। आप जानते हैं कि ये जानकारी भी गलत है ना? गलत तरीके से लिखा हुआ है, गलत है ये। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। फिर ग नंबर पर लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है वाक्य, दक्षिणा पथ में 12 शासक थे। हम जानते हैं कि ये जानकारी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम सही का
चिन्ह लगा देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्त शासकों के नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। ये जानकारी भी यहाँ पर गलत हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न इसमें दिया है ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। ये भी गलत जानकारी है। अंत में दिया है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आओ याद करें के अंतर्गत आने वाला प्रश्न क्रमांक 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा, हर्षवर्धन के बारे में लिखा। एक की जानकारी तो मैंने अभी आपको दी थी, हर्षचरित लिखा था, उनके कवि जो बाणभट्ट थे उन्होंने, है ना। ठीक है, तो हम उत्तर देते हैं और देखते हैं कि उत्तर को किस तरह से लिखा जा सकता है। 3 लेखक जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा दोस्तों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट, चीनी तीर्थयात्री श्वेनत्सांग तथा चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग। इन तीनों ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 2 और उसका उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं कि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक ढंग से समझ में आ जाए और इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि इस वीडियो को देखने के बाद मात्र एक बार का रिवीजन और उसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? ठीक है, हमने इस युग के बारे में इस अध्याय में तो पढ़ा ही है, सैन्य संगठन के बारे में भी पढ़ा है। तो जो बदलाव हमें दिए गए थे, जो हमने महसूस किए, उसको एक सटीक उत्तर के तौर पर किस तरह से लिखा जा सकता है, आइए समझते हैं। राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे। आप जानते हैं ना कि राजा की सेना इस समय कितनी संगठित हुआ करती थी, सुसंगठित हुआ करती थी, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। कल्पना करके देखिए, ये सब लोग हैं, पर इसके साथ में कुछ सेना नायक भी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था, यानी भूमि को दान में दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, यानी टैक्स वसूल करते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जो कि युद्ध के लिए हथियार जुटाया करते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, यानी कमजोर होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की वहां पर कोशिश करते थे, यानी राजा बनने का प्रयास करते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे पूछा गया है कि इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं। चलिए ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। बिंदुवार हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले बिंदु में हमने लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे, यानी पहले दादाजी, फिर उनके बेटे यानी पिता, फिर उनके बेटे, है ना। इस तरह से ये अनुवांशिक बन गए थे कुछ प्रशासकीय पद, महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी का पद प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरे बिंदु में हमने लिखा है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक भी थे और महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, तथा इसके साथ ही एक संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी थे।
सोचिए हरिशेन के ही पास कितने पद थे। ठीक है ना। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद अगला और अंतिम बिंदु है, स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जो मुख्य होते थे इनमें कौन कौन आते थे? जैसे कि नगर श्रेष्ठी, जिसे आप कह लीजिए कि ये मुख्य बैंकर हैं या फिर शहर के व्यापारी हैं, या फिर सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले के नेता हैं। प्रथम कुतिलक यानी मुख्य शिल्पकार हैं, या फिर कायस्थों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग हैं। ठीक है ना। तो इनमें जो है मुख्य लोग यही हुआ करते थे, इनका बहुत बोलबाला था। ये भी यहाँ के प्रशासन की ही एक व्यवस्था की विशेषता है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 4 और उसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आओ चर्चा करें इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या करना पड़ेगा? दोस्तों इस अध्याय को हमने पढ़ा था, है ना, और हमने ये जाना था कि अध्याय की शुरुआत में ही हमें अरविंद के बारे में बताया गया था। अरविंद कौन था? अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। अब उसने क्या सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर बढ़िया से ताव देगा और देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़ करके चहलकदमी करेगा। अब सोचने वाली बात यह थी कि उसको बहुत हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे तो बैठ करके वीणा बजानी है, कविता पाठ भी करना है। तो उसने सोचा कि एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, और अरविंद सोचने लग गया, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हमें क्या क्या बताती है ना। राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए हैं। वैसे ही एक वाक्य हमने देखा था कि दिया हुआ था कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है ना। कितनी सारी चीज़ें उनकी विशेषता में कही गई थी, है कि नहीं? ठीक है। और आप जानते होंगे कि वीणा बजाने वाले राजा के नाम से इसको जाना जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना। इसके कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया है ना। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब हम दे देते हैं। समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को युद्ध कौशल की नीतियों से अवगत होना पड़ेगा। कुछ विद्वत्तापूर्ण बातों का उच्चारण करना तथा तथा कवि की भूमिका में भी आना होगा। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त इन सभी कलाओं में पारंगत था, है ना। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न क्रमांक 5 भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? और हम जो उत्तर देंगे हमें उसका कारण भी बताना होगा। आप जानते हैं कि जब एक ही प्रश्न में हमसे 2 या उससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम एक मिला जुला उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये हमारे उत्तर देने का तरीका होता है ना। ठीक है दोस्तों, इसका भी उत्तर हमने इसी तरह से दिया है। समझिएगा, आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती थी तथा काफ़ी लंबे वाक्यों का प्रयोग होता था जो सहजता से समझ में नहीं आती। आप जानते हैं ना कि इस अध्याय की शुरुआत में ही हमने देख लिया था कि प्रशस्तियां हमें क्या बताती हैं। याद कीजिए अरविंद को। अरविंद के बारे में हमें बताया था कि अरविंद जो है वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था, है ना। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अब इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। एक विशेष किस्म का यह अभिलेख है। इसे ही कहते हैं क्या? प्रशस्ति।
अब ये प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा तो आप जानते ही हैं, है ना? कभी आपने भी किसी की होगी, कभी आपकी भी किसी ने की होगी। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, है ना? ठीक है, जैसे कि याद होगा हमने अध्याय 9 में पढ़ा था गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, उसकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, है ना? ठीक है, लेकिन जब गुप्त काल में हम आते हैं ना तो इसका महत्व और भी ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आम लोग जो हैं वो प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उस समय संस्कृत में होती थी और ये भाषा आम लोगों की पहुँच से अलग थी, है ना? और काफ़ी लंबे वाक्यों का प्रयोग होता था जो सहजता से इतनी आसानी से समझ में नहीं आते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है प्रश्न क्रमांक 6 आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। वंशावली का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी हमने प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा, है ना? अधिकांश प्रशस्तियां ऐसी हैं जो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के मतलब एक प्रशस्ति जो हमने देखी थी अध्याय में, वो समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी, है ना? समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख किया जाता है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए इस प्रश्न का आशय क्या है। तो आप स्वयं से इसका उत्तर दे सकते हैं, है ना? क्योंकि आप जानते हैं वंशावली क्या होती है ना? आप चाहें तो अपने दादाजी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और दादाजी के दादाजी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह से पड़ता है? ठीक है, इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। युद्ध से हजारों लोगों की जान जाती है। इसके अलावा बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना आ जाती है। कुछ जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। सरकार के करोड़ों रुपए युद्ध में लगने के कारण सरकार जरूरी खर्चे में कटौती भी करने लगती है। ये सारी चीजें कब होती है? जब युद्ध का असर पड़ता है, जब युद्ध होता है ना? तो जनसाधारण पर इसी प्रकार से इसका असर हम देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे जो अभी हमने इस वीडियो में देखे, जिनकी बात की, है ना? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आप लोगों के साथ में फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।